मर्चेंट नेवी की एक शिप जा रही होती है अटलांटिक के बीच सागर में। तभी उन्हें एक शिप्स दिखाई देती है जो कि भाई कोई सिग्नल नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कोई हिल डुल नहीं रही थी, वहीं पर बिल्कुल स्टॉप हो रखी थी। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने काफ़ी सिग्नल दिए उस शिप को कि उसके साथ कॉन्टैक्ट करा जाए, क्या मसला है ये देखने के लिए। लेकिन हैरान की बात यह है कि उस शिप ने कोई भी भाई सिग्नल का जवाब नहीं दिया उस शिप के कैप्टन ने। तो भाई कैप्टन जो थे हमारे, उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि हम इस शिप के पास जाते हैं और अपने कुछ क्रू मेंबर्स को वहाँ पे भेजा। हैरत की बात ये थी कि शिप के अंदर सारा खाना, पानी का सामान और कार्गो ये तक भी बिल्कुल सही सलामत था। लेकिन अगर कोई नहीं था तो वहाँ पे कोई क्रू मेंबर नहीं था, जो कि कोई निशानात भी नहीं थे वहाँ पे जिससे अंदाज़ा लगाया जाए कि हुआ क्या इस शिप के साथ। ये है मैरी सेलेस्ट की वो दास्तान जो पिछले 150 सालों से हल नहीं हुई है। ये आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। जानते हैं इसके बारे में इसके साथ क्या हुआ था आज की इस वीडियो में। पिछले 150 सालों से हिस्टोरियन आज भी परेशान है कि इस शिप के साथ आखिर हुआ क्या था। ये राज आज भी नहीं खुल सका, क्या पता फ्यूचर में भी नहीं खुल पाए। इस शिप को 1861 में तैयार किया गया था और इस शिप का नाम अमेज़न रखा गया था। अपने शुरुआती दौर में इस शिप ने काफी हादसा देखे थे। इस शिप को एक बुरा अभिशाप मानने लग गए थे लोग। इसकी कैप्टनशिप बार बार बदलती जा रही थी, कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास। ऐसे ही कैप्टनशिप बदलते बदलते कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास आई और उन्होंने इसका नाम पता है क्या रखा? मैरी सेलेस्ट रखा गया। यह न्यूयॉर्क में 7 नवंबर 1872 का एक खुशनुमा दिन था। मैरी सेलेस्ट नाम में यह शिप साहिल पे खड़ी थी और इसमें सामान को लोड करा जा रहा था। मैरी सेलेस्ट में इथेनॉल के 1700 बैरल लोड करे गए थे जो कि पीने वाले नहीं थे, इंडस्ट्रियल यूज के लिए थे। इसको ये सारे के सारे बैरल न्यूयॉर्क से इटली के शहर में एक जेनवा करके वहाँ पे लेके जाने थे। इस शिप में टोटल 10 लोग सवार थे। बेंजामिन स्पॉनर ब्रिग्स और उनकी वाइफ और उनकी एक छोटी सी मासूम सी डॉटर और 7 क्रू मेंबर थे इस शिप में तैनात। सफ़र शुरू करने से पहले हमारी शिप के अंदर भाई कोई भी एक दिक्कत नहीं थी जिससे शिप को रोका जाए। शिप भाई आसानी से रवाना हो चुकी थी साहिल से। लेकिन ये सफ़र 7500 किलोमीटर लंबा था। मगर उस दौर में कई दिन नहीं कई महीने लग जाते थे इतना लंबा भाई सफ़र तय करने में। उस दौर में कोई जीपीएस और एडवांस कोई डिवाइस भी नहीं था जिससे कैप्टन के साथ कम्युनिकेशन बनाया जाए। मैरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से निकले हुए 3 हफ्ते गुजर चुके थे। अब कई हफ्ते जब बीत चुके हैं तो इटली के शहर जेनवा में उसकी आमद का इंतजार करा जा रहा था। वहाँ पे उस शिप का इंतजार कर रही थी कि जल्द से जल्द शिप आए, क्योंकि अब बहुत हफ्ते बीत चुके हैं। लेकिन इतना लंबा वक्त बीत चुका था, अब तक मैरी सेलेस्ट का कोई पता तक नहीं चला। मैरी सेलेस्ट के अलावा न्यूयॉर्क से जितनी शिपें निकली थी उनके बाद वो शिपें तक पहुँच चुकी थी इटली के शहर। अब परेशानियां बढ़ती जा रही थी कि मैरी सेलेस्ट इतने हफ्ते बीतने के बाद भी क्यों नहीं पहुंची अपनी मंजिल पे। सेलेस्ट के निकलने के 10 दिन बाद एक ब्रिटिश शिप को भी निकलना था, जिसे उस शिप को भी जिब्राल्टर तक जाना था। 4 दिसंबर 1872 को ये कई हफ्तों के बाद अटलांटिक के सागर में पहुंची थी। ये वो हिस्सा है जहाँ समुद्र के अलावा और कुछ नहीं था। दूर दूर तक वहाँ पे कुछ देर ये शिप ऐसे ही सफर तय करती रही, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ के उस शिप के कैप्टन को ये अंदाजा लगने यहाँ पे कोई शिप है आसपास। उनकी उस पर नजर पड़ी। उन्होंने शिप के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश करी। कैप्टन ने काफी कोशिश करी उस शिप के साथ कम्युनिकेट करने की। उनको काफी कम्युनिकेशन भेजे गए लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन कैप्टन ने मजबूरन उस शिप के पास जाने को सोचा और अपने कुछ क्रू मेंबर को जहाज के अंदर भेजा। और कैप्टन ने वहाँ पहुँच के एक हैरान करदा चीज़ ये देखी कि यह शिप उनके खुद के एक फ्रेंड जो है उनकी थी। उस शिप के जो कैप्टन थे वो कैप्टन के ही दोस्त थे। जिस शिप को निकले हुए न्यूयॉर्क से 1 महीना हो चुका है। मैरी सेलेस्ट पता है कितनी दूर थी? जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर एक ओशन के बिल्कुल बीच में पाई गई। कैप्टन के जब क्रू मेंबर वहां पे पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा वहां जाके, आप सब हैरान हो जाएंगे कि वहां पे सभी चीजें भाई बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी सामान गायब नहीं हुआ है। मगर एक बात जो उन लोग को परेशान कर रही थी कि इस शिप के क्रू मेंबर और कैप्टन और उनकी फैमिली लोग कहाँ गए आखिर। हमारे कैप्टन को लगा कि इस शिप के साथ कुछ न कुछ तो हादसा हुआ है, क्रू मेंबर के साथ कुछ न कुछ तो भाई किसी पायलट ने हमला करा या कुछ। उन्होंने अपने क्रू मेंबर से कहा कि इसका मुआयना लिया जाए कि शिप में हुआ क्या है। लेकिन इन क्रू मेंबर्स ने क्या एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे बिल्कुल चीज़ें ठीक है, यहाँ पे कोई चोरी तक नहीं हुई, यहाँ पे कोई अटैक हुआ है, पायरेट्स का कोई हमला नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी और हैरान करने वाली चीज़ है। तो यहाँ तक कि क्रू के लिए जितना खाने का सामान था और जो उन्हें एक्सपोर्ट करना था इटली के शहर में, वो सामान तक बिल्कुल ठीक था। इतनी चीज़ें बीतने के बाद कैप्टन ने ये फैसला करा कि वो कैप्टन के रूम की तलाश ली गई। जब कैप्टन के रूम में जाके देखा गया, उस जमाने में जो कैप्टन हुआ करते थे शिप के, वो अपने साथ एक लॉग बुक रखते थे। इसके अंदर वो सारी डिटेल्स लिखते थे शिप के बारे में, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कुछ तो नहीं, परेशानी नहीं, सब वगैरह उसमें लिखते थे। उसके अंदर जो आखिरी डेट थी वो 25 नवंबर की थी। यानी कि अब जब हमारे दूसरी शिप के ब्रिटेन नेवी की शिप मर्चेंट शिप के एक कैप्टन ने जाके शिप को ढूंढा, उससे भी 10 दिन पहले ये नोट लिखा गया था 25 नवंबर। 10 दिन से ये शिप अटलांटिक ओशन में ये शिप खड़ी हुई थी। गिराटिया के कैप्टन बिल्कुल परेशान हो चुके थे। सारा माजरा देख के उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या इस शिप के साथ। आखिर कैप्टन गए तो कहाँ।
लेकिन फिर अचानक से एक चीज़ हुई। कैप्टन ने एक चीज़ नोटिस करी, वहाँ पे लाइफ बोट के सेक्शन पे जाके वहाँ पे कोई लाइफ बोट नहीं थी। कैप्टन के फ़ौरन ये आइडिया आया कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई है कि यहाँ के कैप्टन जो थे मैरियल के वो भागे हैं लाइफ बोट के साथ। कुछ ना कुछ हादसा जरूर शिप पे हुआ था। कैप्टन के कैबिन में नेविगेशन के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब भी मिसिंग थे। कैप्टन के बेड के नीचे उनकी जो स्वॉर्ड थी, तलवार, वो उनके बेड के नीचे बिल्कुल ही अपने बॉक्स के अंदर रखी हुई पाई गई। यानी शिप पे हमला तो नहीं हुआ, क्योंकि वरना वो तलवार से कैप्टन अपनी डिफेंस के लिए ज़रूर निकालते। इससे ये बात तो पक्का पता चलती है। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करी गई शिप के अंदर कि वहाँ का केबिन जो है हर जगह से काफ़ी हद तक गीला था और 1.5 से 2 फुट के बीच में पानी भरा हुआ था। हालांकि ऐसी बड़ी शिप के लिए ये कोई मामूली सी बात है, कोई इतना नुकसानदेह नहीं है कि 1.5 से 2 फुट पानी शिप के लिए। और यहाँ बीच में मैं आप सभी को लॉ ऑफ सैल्वेज के बारे में बता चलूँ। ये इंटरनेशनल लॉ है। इसके मुताबिक ये है मोटा मोटा कि अगर आप लोग कोई भी समुद्र के अंदर कोई भी शिप या कोई भी सामान अगर आप लाते हो तो उसके जितना मुआवजा आपको दिया जाएगा। कैप्टन जिब्राल्टर तक इस शिप को ले गए अपने साथ और वहाँ पे कोर्ट में हेयरिंग चली, लेकिन काफ़ी महीनों तक ये केस चला और अब तक कोई जवाब नहीं निकल पा रहा था। हमने अजीबोगरीब बातें मनाना चालू कर दी, जैसे कोई आसमानी मखलूक आई और इन सबको ले गई, या किसी मॉन्स्टर ने सी मॉन्स्टर ने इन पर हमला कर दिया और इन सबको मार डाला। लेकिन एक बात कॉमन थी मैरी सेलेस्ट के साथ कि जब भी शिप के किसी ने ऑनर नहीं करा है, जब भी शिप को किसी ने ऑन करने की कोशिश करी, उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा हादसा हुआ है। एक बार की बात है, जब मैरी सेलेस्ट को कोई अलग कैप्टन लेके जा रहे थे तो किसी एक शिप से मामूली सी टक्कर हुई, और लेकिन मैरी सेलेस्ट को कुछ नहीं हुआ, वो शिप पूरी डूब गई सामने वाली। और जब इस मैरी सेलेस्ट को रिपेयरिंग के लिए लेके जाया जा रहा था, जब मैरी सेलेस्ट को रिपेयरिंग के लिए पोर्ट पे लाया गया तो उसके आने से थोड़ी सी देर पहले ही पोर्ट में आग लग गई और मैरी सेलेस्ट में कुछ भी नहीं हुआ। एक बार तो इस शिप के कैप्टन सफर पर रवानगी से पहले ही शिप के जो कैप्टन थे पहले उनकी मौत हो गई। यहाँ कुछ ऐसी बातें लग गई कि इस शिप में भाई गोस्ट आत्माओं का साया है, भूत प्रेत का साया है इस शिप के अंदर। ऐसे गोस्ट शिप का टाइटल भी दे दिया गया। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच कुछ थ्योरियां निकल के आती हैं, जैसे कि डी ग्लेटिया के कैप्टन ने मैरी क्लेस्टिया के कैप्टन को और उनके क्रू मेंबर को मार के लॉ ऑफ सैल्वेज का फायदा उठाने के लिए ऐसा करा। मगर ये थ्योरी काफी हद तक गलत मानी जाती है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो कोई ना कोई तो सबूत मिलता, जैसे खून के निशान या कुछ लड़ाई के निशान। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कैप्टन ने पहले ही सारे निशान मिटा दिए। इन दूसरी थ्योरी जो निकल के आती है वो ये कहती है कि शिप में 1700 बैरल थे अल्कोहल के, उसके अंदर 9 बैरल मिसिंग थे। कुछ थ्योरी ऐसा कहती हैं कि अल्कोहल के बैरल में आग लग गई होगी, जिस वजह से क्रू मेंबर और कैप्टन वहाँ से भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो ब्लास्ट के या किसी भी चीज़ के कोई ना कोई तो निशान मिलते, जो कि नहीं मिले इन्वेस्टिगेशन में। तीसरी थ्योरी दोस्तों जहाँ तक है वो काफ़ी हद तक सही मानी जाती है, लेकिन थ्योरी तो थ्योरी होती है। मैं तीसरी थ्योरी बताता हूँ क्या था। तीसरी थ्योरी के मुताबिक कैप्टन ने एक सी स्टॉर्म आया था, इसमें एक समुद्री तूफान, जिसमें कैप्टन ने शिप को एविक्यूट कर दिया और अपनी फैमिली मेंबर और क्रू मेंबर के साथ लाइफ बोट में बैठ गए, जो कि एक वर्स्ट डिसीजन साबित होता है। क्या पता लाइफ बोट उससे सर्वाइव नहीं कर पाई और उन सबकी वहीं समुद्र में मौत हो गई हो। थ्योरी तो सैकड़ों है इसके ऊपर, लेकिन आज तक एक भी थ्योरी बिल्कुल करेक्ट साबित नहीं हुई। 150 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन मैरी क्लेस्ट के साथ आखिर हुआ क्या ये आज तक नहीं पता चला है दोस्तों। आखिर क्यों कैप्टन ने शिप को छोड़ दिया और क्रू मेंबर और उनकी फैमिली मेंबर गए तो गए कहाँ? कैप्टन को ऐसा क्या आ गया था इन्होंने अपनी शिप छोड़ने में मजबूर हो गए थे? क्योंकि एक कैप्टन कभी अपनी शिप मुश्किल हालात में भी नहीं छोड़ता है, और जबकि मैरी क्लेस्ट बिल्कुल सही पाई गई। गौर करने वाली बात है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।